हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज आपके पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन का 5th डे है। आप किसी भी स्टेट के हो, अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो तो आपका स्वागत है। देखिए, मैं कुछ अपना प्रीवियस रिजल्ट आपको दिखाता हूं जिससे आपको एक भरोसा दे सकूं कि यहाँ पे जो तैयारी होती है वो बिल्कुल सटीक तरीके से तैयारी होती है। बच्चों, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसमें टॉप लेवल के स्टेट के टॉप लेवल रैंक होल्डर्स हैं। इसमें एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर मैंने सबका दे रखा है ताकि आपको ये विश्वास हो कि एक एक रिजल्ट जो है बहुत ऑथेंटिक है। मैंने इवन लिख भी रखा है कि कोई भी रिजल्ट अगर नकली हुआ तो 5 लाख का इनाम मैं दूंगा उसे। इस प्रकार 2017 का रिजल्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। फिर 2018 का एक पेज तो ये है, फिर एक पेज ये भी है। तो ये टॉप होल्डर्स, रैंक होल्डर है बेटा। आप सोच सकते हैं कि ओवरऑल कितनी ज्यादा सिलेक्शन होती है हमारे यहाँ। ऐसे ही ये 2019 का 2020 चल रहा है। ये 2019 का रिजल्ट आपके यूट्यूब पे है, जिसमें बच्चा लाइव आके दे रहा है कि अपना रिजल्ट बता रहा है। सो ये रिजल्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूं बेटा, और ये सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, वहां से देख सकते हो। ये इसलिए बता रहा हूं कि जो पढ़ने का तरीका है पॉलिटेक्निक का वो थोड़ा सा डिफरेंट है यूजुअल स्कूल से। यहां पर आपको पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करनी है और वही चीज पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। अगर आप इन वीडियो के माध्यम से तैयारी करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपकी रैंक आ जाएगी, और बहुत अच्छी रैंक आएगी, और बहुत अच्छे कॉलेज में आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। इसमें ध्यान रखिए, डे 4 तक का हो चुका है, डे 5 हिंदी मीडियम है। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो आपके लिए वीडियो अलग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप इंग्लिश वर्जन का वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला टॉपिक रासायनिक परिवर्तन, ये हेडिंग है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब एक पदार्थ का नए पदार्थ में परिवर्तन होता है और नए पदार्थ के सभी गुण पुराने पदार्थ से भिन्न होते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये तो पूरी डेफिनेशन हो गई। बट आपको इतना याद नहीं करना, इतना सारा याद नहीं करना बेटा। आपको सिर्फ पता है क्या याद करना है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है नए पदार्थ में परिवर्तन होना, एक पदार्थ का नए पदार्थ में परिवर्तन। बस इतना याद करना है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा ना। देखो, मैं स्क्रीन पर आपको बता रहा हूं कि एक पदार्थ का नए पदार्थ में परिवर्तन होना। केवल बच्चों आपको इतना याद करना है, पूरा याद नहीं करना। मैंने पूरा क्यों लिख रखा है? मैंने लिख इसलिए रखा है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको याद केवल इतना ही करना है। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, उसमें लिखिए रासायनिक परिवर्तन और उसके सामने लिख दीजिए एक पदार्थ का नए पदार्थ में परिवर्तन। क्योंकि एमसीक्यू में ऑप्शन दिया होगा, आप जानते हैं एमसीक्यू में ऑप्शन दिया होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होगा, 4 ऑप्शन में आप ढूंढ लेना, नए पदार्थ का परिवर्तन, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट होता है भौतिक परिवर्तन। तो जब एक पदार्थ का नए पदार्थ में परिवर्तन होता है और नए पदार्थ के सभी गुण पुराने पदार्थ से समान होते हैं। क्या लिखा हुआ है? पुराने पदार्थ के समान होते हैं। नया पदार्थ इसमें बनता है, लेकिन इसमें जो गुण होते हैं वो पुराने पदार्थ के समान होते हैं। इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें आपको याद रखना, पुराने पदार्थ के समान, ये याद रखना है कि इसमें जो पदार्थ बनते हैं नए वाले, वो पुराने पदार्थ के समान होते हैं। उसमें क्या लिखा था? पुराने पदार्थ से भिन्न होते हैं। इसमें पुराने पदार्थ के समान होते हैं। ये होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे पेपर को आपने कटिंग कर दी, पेपर को काट दिया, तो पेपर को काटने के बाद भी तो पेपर ही ना, तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब पेपर को जला देंगे तो रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि अब वो पेपर नहीं बचा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह प्रक्रिया जिसमें नया पदार्थ नए गुणों के साथ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? एक प्रक्रिया है। किस चीज का? नए पदार्थ एवं नए पदार्थ नए गुणों के साथ बनना। नए पदार्थ नए गुणों के साथ बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब आज तक कभी भी एग्जाम में रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन नहीं आई, क्योंकि उन्हें भी पता है रासायनिक अभिक्रिया बच्चा बच्चा जानता है। बताया बच्चों एग्जाम में क्या आता है? यूजुअली आप देखना प्रीवियस ईयर का, आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना। दिल्ली पॉलिटेक्निक का तो मैंने इवन यूट्यूब पे भी डाल रखा है, पिछले 4 सालों 5 सालों का आपको पेपर मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा, आप ढूंढ लेना। आप देखोगे कि वहां पे ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो ये सारे जो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। और क्वेश्चन क्या आता है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को छोड़ देने पर वो खट्टा हो जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे के जो लोहा होता है उस पर देखते हो आप, उस पर जंग लग जाता है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। अंगूर का किण्वन होना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। शरीर के अंदर भोजन का पाचन होना, रासायनिक अभिक्रिया। भोजन को पकाया जाना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और सांस लेना, रेस्पिरेशन जो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। और एग्जाम्पल क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो इनके अलावा आप ध्यान रखना, जो भी आप रासायनिक अभिक्रिया का ऑप्शन ढूंढोगे ना, उसमें इस चीज का ध्यान रखना कि वो नया पदार्थ नहीं होना चाहिए।
अगर नया पदार्थ बन रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है, और नया पदार्थ नहीं बन रहा तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अक्सर आता है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। मैग्नीशियम रिबन के कुछ खासियत बात है बेटा। क्यों मैं आपको मैग्नीशियम रिबन बता रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। एक बार पूछा गया था मैग्नीशियम रिबन का दहन, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ना तो कौन सा लौ बनता है, कौन सी आग निकलती है? तो चमकदार श्वेत लौ, सफेद कलर की आग निकलती है, चमकदार श्वेत लौ बनता है बेटा। जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो चमकदार श्वेत लौ बनती है। इसे बोलते हैं व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, सफेद कलर की आग निकलती है, ठीक है। और जब वो पूरी तरह से जल जाता है तो आपसे पूछेगा जब मैग्नीशियम रिबन पूरी तरह से जल जाता है तो फिर क्या बनता है? तो आंसर दोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिखोगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सब कुछ याद नहीं करना बेटा, सब कुछ याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। केवल मेन चीज मैग्नीशियम रिबन का संबंध चमकदार श्वेत लौ से है, एक तो ये याद करना है, और दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, एक ये याद करना है। क्लियर हो गया? आगे नेक्स्ट, ये इसका रिएक्शन है। किसका? मैग्नीशियम रिबन को अभी जलाया था ना हमने, तो ये इसका रिएक्शन है। एक बार रिएक्शन भी पूछ चुका है कि निम्नलिखित में कौन सा मैग्नीशियम रिबन को जलाने की अभिक्रिया है? तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको रिएक्शन ये दिया है। सारे रिएक्शन नहीं आते, कुछ चुनिंदा रिएक्शन है, कुछ खास रिएक्शन है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी होती है, केवल उन्हीं में से पूछा जाता है, क्योंकि नेशनल लेवल पर वही बुक फॉलो होती है। नेक्स्ट बात करता है जब पोटेशियम आयोडाइड, जब पोटेशियम आयोडाइड के घोल में लेड नाइट्रेट का घोल मिलाते हैं, तो बात सुन लो। पहला क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड में हमने क्या मिलाया? लेड नाइट्रेट। तो कॉपी में क्या लिखोगे? पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, दोनों को मिलाने पर क्या होता है? एक पीले रंग का अवक्षेप बनता है। तो एग्जाम में कैसे पूछता है कि जब पोटेशियम आयोडाइड के घोल में लेड नाइट्रेट को घोला जाता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का अवक्षेप बनता है? लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, ऐसा पूछ लेगा। तो पीले रंग का अवक्षेप बनता है, याद रखोगे? पीले रंग का अवक्षेप बनता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला, जब जस्ते के दानों में तनु हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, किसमें? जस्ता। जस्ता मतलब जिंक, याद रखोगे? जस्ता, जस्ता एक तो याद रखो जस्ता, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। जस्ते में हमने क्या मिलाया? या तो HCl मिला दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया, या सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया। आप जस्ते के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलाओगे तो क्या होगा? तो रंगहीन गैस के बुलबुले बनेंगे, रंगहीन गैस के बुलबुले बनेंगे। याद रखोगे? रंगहीन गैस के बुलबुले बनते हैं कब? जब जस्ते के अंदर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया जाता है। ठीक है बेटा, 8 पॉइंट हो गए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित किसी भी निरीक्षण के से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और ये बहुत बार आता है। क्या पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया होने की कौन कौन सी कंडीशन है? तो याद रखिए रासायनिक अभिक्रिया होने की 4 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 4। पहली, अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, रंग में परिवर्तन होना चाहिए, गैस का निकास होना चाहिए, या तापमान में परिवर्तन होना चाहिए। ये 4 कंडीशन होती है रासायनिक अभिक्रिया होने की। अब एग्जाम में क्या करते हैं? एग्जाम में आपसे क्या करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया की कंडीशन नहीं है? तो 3 तो इनमें से कोई दे देगा और एक चौथी चीज दे देगा, कोई चौथी चीज आपसे कुछ अलग पूछ लेगा। तो याद रखिए 4 कंडीशन होती है रासायनिक अभिक्रिया के होने की। 4 कंडीशन होती है। पहली, अवस्था में परिवर्तन, दूसरी, रंग में परिवर्तन, तीसरा, गैस का निकास, चौथा, तापमान में परिवर्तन। क्लियर हो गया? तो ये 4 अवस्था होती है रासायनिक अभिक्रिया में होने की, 4 कंडीशन मानी जाती है। तो एग्जाम में आ चुका है ये, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक भाषा में निरूपण। किसका? रासायनिक अभिक्रिया का, किसी रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक भाषा में निरूपण। सांकेतिक भाषा का मतलब यह है MgO2, ये सांकेतिक भाषा है उसके फॉर्मूले के रूप में। तो रासायनिक अभिक्रिया को याद रखो, रासायनिक अभिक्रिया को जब सांकेतिक भाषा के माध्यम से लिखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रासायनिक समीकरण। तो याद क्या रखोगे कि रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक भाषा में निरूपण, केवल इतना याद रखना है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है
कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे बोलेंगे हम रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। और ये जो ऊपर लिखा हुआ मैग्नीशियम का वायु में दहन होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यह है रासायनिक अभिक्रिया। ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको सांकेतिक रूप में लिखना। ये जो आपने हिंदी में पढ़ा ना, इस हिंदी शब्द को हम साइंस की भाषा में उसके फॉर्मूले के इस्तेमाल से जब लिख लेंगे ना ऐसे, तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में केवल हम वर्ड में लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं, लेकिन रासायनिक समीकरण को हम फॉर्मूले के माध्यम से लिखते हैं। नेक्स्ट है संतुलित समीकरण। ये संतुलित समीकरण क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं अभिकारक, और ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं उत्पाद। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अभिकारक और उत्पाद अगर दोनों बराबर है, अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर है, तो उसे बोलते हैं संतुलित। अब हमसे पूछ क्या रहा है, असंतुलित। तो असंतुलित क्या होगा, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर नहीं हो। क्लियर हो गया। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर नहीं होता तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं, और इसको कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। तो या तो असंतुलित समीकरण बोल लो, या तो आप असंतुलित समीकरण बोल लो, या फिर कंकाली समीकरण बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है। और ये होता क्या है, इसमें अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं वो बराबर नहीं होते। तो क्या याद करोगे, उत्पाद और उत्पादों और अभिकारकों में परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न होती है। बस ये याद करना है। उत्पादों, यहां से याद करना, यहां से उत्पादों और अभिकारकों में परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। अब ये अभिकारक क्या होता है, अभिकारक मैंने बताया ना, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो होता क्या है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, केवल इतना याद करना है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो ये अभिकारक है। जैसे दूध से दही बनना, तो दूध जो है बच्चों वो अभिकारक है, और जो दही है वो आपका उत्पाद है। तो उत्पाद क्या होता है, उत्पाद का मतलब नए पदार्थ। इतना याद करो, उत्पाद का मतलब नया पदार्थ, अभिकारक का मतलब जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक, और अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, तो दूध को अभिकारक बोलेंगे और दही को उत्पाद बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये उत्पाद है क्योंकि नया पदार्थ बन गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आते बेटा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। और आपको जानकर खुशी होगी कि आप पहले भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ चुके हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको याद होगा, मैंने आपको डे 3 में बताया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। क्या याद करोगे, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो डे 3 में, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, यानी द्रव्यमान ना तो बढ़ेगा और ना ही विनाश, और ना ही कभी घटेगा। यानी मास जो होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मास, द्रव्यमान हमेशा बराबर होती है, ना तो वो बढ़ता है ना वो घटता है। ऐसा कौन बोलता है, इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। और इसी नियम के कारण हर एक असंतुलित समीकरण को हमें संतुलित करना पड़ता है। देखो लिखा हुआ है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली समीकरण आप पढ़ चुके हो, ये होता है असंतुलित वाला, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। क्यों संतुलित करना पड़ेगा, ड्यू टू द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके कारण हमें असंतुलित समीकरण को भी संतुलित करना पड़ता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा, संतुलित रासायनिक समीकरण का आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो क्या एग्जांपल दिया हुआ है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी इतने सारे रिएक्शन है, क्या सब रिएक्शन याद करें? नहीं, मैंने आपको पूरे इस चैप्टर के अंदर आप देखोगे कुछ लिमिटेड 7 या 8 समीकरण बनाए। अब आप सोचोगे 7-8 ही समीकरण क्यों बनाए? क्योंकि प्रीवियस ईयर में जिस भी स्टेट में आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के पेपर को ध्यान में रखते हुए कुछ लिमिटेड केमिकल रिएक्शन है जो मैं आपको बोल रहा हूं, नेशनल वाइड उन्हीं रिएक्शन को फॉलो करता है हर स्टेट। तो उनमें से एक जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है। अब एग्जाम में आया था, दिल्ली पॉलिटेक्निक में भी आया था कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर जिंक सल्फेट, और यहां डाल दिया था क्वेश्चन मार्क, याद देखो हाइड्रोजन, यहां क्वेश्चन मार्क डाल दिया था कि यहां पर क्या आएगा। तो आंसर क्या टिक करना था, हाइड्रोजन। ऑप्शन दे देगा O2, H2, S4 ऐसा ऑप्शन देता है, तो बेटा H2 पे टिक करना है। क्लियर हो गया। अब आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है,
जब अभिकारक और उत्पाद बराबर होते हैं, जब अभिकारक और उत्पाद बराबर होते हैं। तो याद कर लेना, अभिकारक व उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। या आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि अभिकारक और उत्पाद जब बराबर होते हैं, अभिकारक उत्पाद जब बराबर होते हैं तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट वही है जो मैं आपको बताया, प्रीवियस में आ चुका है। क्या? कि जिंक धातु जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जिंक धातु जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है, तो मैंने आपको बताया था कि जिंक जब सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और कौन सी गैस बनाता है? हाइड्रोजन गैस। ये अलग से क्यों लिखा? क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बार बार आपको ये रिएक्शन यहां भी बताया था और फिर आपको दोबारा बता दिया कि याद रखना हाइड्रोजन गैस पे टिक करना। या ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन आपको भर दे और आपको यहां पर खाली छोड़ दे कि यहां पर क्या आएगा, तो जिंक सल्फेट आएगा। वैसे मैं आपको कहो तो एक शॉर्टकट बता देता हूं, याद रखना, एक शॉर्टकट बता देता हूं। कोई भी रिएक्शन आ जाओ और कभी कंफ्यूज हो जाओ कि यहां पर क्या आएगा, तो याद रखना फर्स्ट वाला हमेशा थर्ड वाले के साथ जाएगा। जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। क्लियर हो गया? तो याद रखना फर्स्ट हमेशा थर्ड के साथ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, आप देख लेना अपनी बुक में उठा के, 99.99% क्वेश्चन में ऐसी होगा। जो फर्स्ट है वो हमेशा थर्ड के साथ जाएगा। देखो फर्स्ट क्या था? Zn और थर्ड क्या था? SO4 और जो सेकंड होता है वो अलग हो जाता है। तो हमेशा ये रिएक्शन के साथ 99.99% ये हर रिएक्शन में एप्लीकेबल है। तो अगर कोई सा भी रिएक्शन आ जाए तो मेरा इस मेथड को आप अपना लेना कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें हिंदी में थोड़ा गलती लिख गया बेटा, आप जानते हो हिंदी टाइप करना बड़ा मुश्किल काम है, फिर मैंने जैसे तैसे टाइप करा है। इसमें ऊष्मा बेटा ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आएगा। ठीक है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसे ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया भी कहते हैं, ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया भी कहते हैं और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के दौरान ऊष्मा निकलती है। क्या लिखा हुआ है? ऊष्मा निकलती है। तो ये मत याद करो, इतनी सारी बातें मत याद करना, केवल क्या याद करोगे? ऊष्मानुमोची अभिक्रिया या ऊष्मा अभिच्छेदी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है? और इसे लिखते कहां है? इसे बेटा उत्पाद के साथ प्लस करके लिखते हैं, उत्पाद प्लस ऊष्मा। कैसे लिखते हैं? उत्पाद जो होगा ना, जो आपके राइट हैंड साइड में आएगा, ये वाला, ये आ गया, ये देखो ये आ गया, ये उत्पाद हो गया और प्लस में ऊष्मा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊष्मा निकलती है। क्लियर हो गया? और इसे लिखते कैसे? जो उत्पाद होगा उसमें प्लस ऊष्मा लिख देंगे, हीट लिख देंगे। ऐसे एक होता है बेटा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में फर्क समझ में आ गया? ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। दोनों में फर्क समझ में आ गया? और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा हम उत्पाद के साथ लिखते हैं, ऊष्माशोषी में ऊष्मा हम अभिकारक के साथ लिखते हैं। ध्यान से देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको दोनों में क्लियर हो गया होगा। एक यहां देखो और एक यहां देखो, दोनों को ध्यान से देखो, दिख रहा है फर्क? ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा राइट हैंड साइड पे लिखते हैं और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा लेफ्ट हैंड साइड, ऊष्माशोषी में ऊष्मा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं अभिकारक के साथ। इसमें ऊष्मा निकलती है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है? ये दोनों में फर्क है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों फेरस सल्फेट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, फेरस सल्फेट के ऊपर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है अधिकतर? कि फेरस सल्फेट का जो जलीय विलयन है जब उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं, फेरस सल्फेट को किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? इससे बनता है बेटा फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है। एक तो फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है और एक सोडियम सल्फेट। क्या बनता है? सोडियम सल्फेट। अगर आप इतना सारा याद नहीं करना चाहते तो आप रिएक्शन को याद कर लो, मैं रिएक्शन से आपको समझा देता हूं। देखो ये है आपका फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट किसके साथ मिल गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फेरस सल्फेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है, ये हो गया फेरस सल्फेट और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब फेरस सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो क्या बनता है? अभी आपने पढ़ा था फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड और साथ में सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बनता है। क्लियर हो गया? तो आप इतना सारा याद नहीं करना चाहते तो केवल रिएक्शन को याद रखो तो भी काम बन जाएगा। अब मैं आपको इसका भी एक शॉर्टकट बताता हूं। देखिए यहां पे 4 डिजिट, वहां 3 थे, यहां 4 है। ध्यान से देखो, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये आपका सेकंड यहां तक एसओ तक, ये आपका हो गया थर्ड और ये लास्ट आपका हो गया फोर्थ। ठीक है? 4 है। अगर 4 हो, 3 के लिए शॉर्ट कर देता, 4 के लिए याद रखना कंपटीशन एग्जाम में मेरा एक तरीका,
तभी तो बच्चों की रैंक आ रही है ना। कुछ तो अलग बताते होंगे यार बैच में, कुछ तो हम अलग पढ़ा रहे हैं ना, तभी तो बच्चों की रैंक आ रही है बेटा इतना टॉप लेवल पे। अब मान लो ये रिएक्शन नहीं आया, इसकी जगह कोई और रिएक्शन हो गया, तो कंफ्यूज मत होना। याद रखना फर्स्ट हमेशा फोर्थ के साथ जाएगा, फर्स्ट हमेशा किसके साथ जाएगा, फोर्थ के साथ। तो FeOH जरूर मिलेगा आपको, चेक कर लो FeOH मिल गया। और सेकंड हमेशा थर्ड के साथ जाता है, सेकंड पहले, ये पहले आएगा, ध्यान रखना, थर्ड वाला पहले आएगा, थर्ड पहले आएगा, सेकंड बाद में आएगा, तो ये दोनों एक साथ जाएंगे, तो क्या बनेगा NaSO4। वो तो एटम पे डिपेंड करता है कि Na2 होगा या 3 होगा, वो डिपेंड करता है एटम पे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्लेसिंग कैसे होती है कि Na हमेशा जाएगा SO4 के साथ, तो NaSO4, तो फर्स्ट हमेशा जाएगा फोर्थ के साथ, क्लियर, और थर्ड जाएगा हमेशा सेकंड के साथ। कोई सा भी रिएक्शन आ जाए एग्जाम के अंदर, मेरा ये मेथड आपको याद रखना, कभी भी मार नहीं खाओगे एग्जाम में। क्लियर हो गया बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी प्रकार की होती है बेटा? तो रासायनिक अभिक्रिया वैसे देखो अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन एज पर द आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग चले तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन जिसे हम विघटन अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कई बार बोला जाता है। तो दोबारा सुन लो, रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से प्रकार की होती है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। क्लियर हो गया? तो ये 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया 10th के लेवल पर मानी जाती है। अब आता है संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो जिन अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, क्या बोला? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बच्चों जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक फिक्स रेशियो में मिलाकर बनाएंगे तो वाटर बन जाएगा। तो हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया ना, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ को जब मिलाकर एक नया पदार्थ बनता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको सारा याद नहीं करना बेटा, नहीं सारा मत याद करो। क्या याद करोगे? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कई बार तो बच्चे ऐसे भी लिख लेते हैं, A+B लिख लेंगे, A फिर लिख लेंगे +B और डैश लिख के लिख लेते हैं C, तो याद रहता है कि A+B दोनों मिलकर C बन गया, तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है। अब आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ज्यादा आता है, आप प्रीवियस ईयर का उठा के देख लेना, मैंने YouTube पे प्रीवियस 4-5 साल का पेपर अपलोड कर रखा है, उनका सोल्यूशन आप देख लेना मेरी बात पर। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। एक बार तो क्वेश्चन ये आया था कि बुझे हुए चूने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखोगे, बुझे हुए चूने को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो एक चीज तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि बुझे हुए चूने को ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। दूसरा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना बनता कैसे है? तो 2 चीजों से मिलाकर, क्या क्या? कैल्शियम ऑक्साइड, एक क्या चाहिए? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस जल, वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड और जल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल दोनों मिलकर बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। तो ये भी तो एक संयोजन विक्रिया हो गई, ये भी तो एक संयोजन विक्रिया हो गई ना। क्यों? क्योंकि इसमें 2 चीज नहीं मिल रही, कैल्शियम ऑक्साइड और जल 2 चीज मिलकर बन रही है ना, एक चीज, 2 चीज मिलकर इकट्ठा होकर एक चीज बन रहा है ना बेटा। तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? अब आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, ये क्यों जरूरी है, क्यों आपको पढ़ाया जाता है? आपके घर में कभी सफेदी हुई है बेटा? जो घर में हम सफेदी कराते हैं, व्हाइट वॉश इंग्लिश में कराते हैं, व्हाइट वॉशिंग कराते हैं बच्चों, वो और कुछ नहीं, वो बुझा हुआ चूना होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो बुझे हुए चूने का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां होता है? दीवारों की सफेदी में। कहां इस्तेमाल होता है? दीवारों की सफेदी में। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा अक्सर, जब हम सफेदी कराते हैं बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो एकदम से चमक नहीं आती, चमक 1-2 दिन बाद आती है ना, अच्छे से बिल्कुल व्हाइट चमकता है। क्यों? 2-3 दिन बाद क्यों चमक आती है? क्योंकि वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड का। देखो अब लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, कितनी सारी बातें लिखी हुई। देखो, बुझे हुए चूने जिसका उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है, धीमी गति से वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिससे दीवारों पर चमक आती है। अब लिखा हुआ तो इतना सारा है, अगर आप सारा याद कर लो तो आपसे बढ़िया तो कोई बच्चा ही नहीं दुनिया में।
आपसे अच्छा तो इंसान ही नहीं है कोई, अगर सारा याद कर लो। लेकिन आप सारा याद नहीं भी करोगे तो भी काम बन जाएगा। क्या याद करें सर जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर बनता है क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अभी मैं आपको रिएक्शन भी दूंगा, टेंशन मत लो, कभी आपके टेंशन होनी शुरू होगी मैं आपको रिएक्शन भी दूंगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट ये रहा इसका सूत्र। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा, जिसकी वजह से दीवारों पे चमक होती है। तो अभी जामिया पॉलिटेक्निक में एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया कि जो दीवारों पे सफेदी कराते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम था कैल्शियम कार्बोनेट। दीवारों पे जो सफेदी करके चमक आती है, सॉरी, दीवारों पे जो सफेदी आने के 2-3 दिन बाद चमक आती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम था कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। याद रखोगे? अब आते हैं उसी वाले जहां पर हमने स्टार्ट किया था कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उसका एग्जांपल मैंने आपको नीचे दे दिया। ये बता था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, उसका एग्जांपल बेटा मैंने नीचे दे दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही वो बुझा हुआ चूना है जिसका इस्तेमाल सफेदी के लिए किया जाता है। इसके अलावा एग्जाम में आ चुका है कि कोयले के दहन का रिएक्शन लिखो। जी हाँ, कोयला हम सब जानते हैं, उसको जला सकते हैं हम। तो कोयले को जलाने का रिएक्शन पूछेगा कि कोयले को जलाने का रिएक्शन बताओ, तो C+O CO2 इस पे टिक कर देना। क्या टिक करोगे? C+O2 CO2 इस पे टिक कर देना बेटा। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन आपको क्या बताया था? जल का निर्माण। और ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जल का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर H2O बनता है। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल। तो दो एग्जाम्पल बेसिकली याद रखना, एक कोयले के दहन का रिएक्शन और एक पानी जल कैसे बनता है। अब आता है बेटा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊपर आप पढ़ चुके हो, याद करो। तो दोबारा बताता हूं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। याद करो, जिसमें ऊष्मा निकलती है उत्पाद के साथ। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ये याद कर लेना, यहां से उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। कुछ ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। पहला, प्राकृतिक गैस का दहन, और इसका रिएक्शन भी एग्जाम में आ चुका है। प्राकृतिक गैस का दहन, आपके घर में LPG गैस आता होगा, सिलेंडर आता होगा, आप खाना बनाते हो आपके घर में। तो बच्चों, प्राकृतिक गैस को जब जलाया जाता है तो रिएक्शन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस के दहन का रिएक्शन है? तो आपको ये टिक करना है, CH4 मीथेन प्लस 2O2 और ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो ये बेटा प्राकृतिक गैस के दहन का रिएक्शन है जो आपको याद रखना है कि घर में जो LPG आपके घर में गैस आ रही है उसको जब हम जलाते हैं ना तो ये वाला रिएक्शन होता है। कोयले का दहन आप पहले पढ़ चुके हो, कोयले का दहन आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यहां पर। और तीसरा, अमोनिया का निर्माण। अमोनिया कैसे बनता है? तो N2 बेटा 2 नीचे आएगा, छोटा सा N2 और 3H2 ये दोनों मिलकर बनता है 2NH3 प्लस ऊर्जा। तो ये जो रिएक्शन है ये अमोनिया का निर्माण है। अब ये तीनों एग्जांपल आपको यहां पे क्यों बताया? क्योंकि एग्जाम में इस बार ये आया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो प्राकृतिक गैस का दहन ये भी ऊष्माक्षेपी है, कोयले का दहन ये भी ऊष्माक्षेपी है, और अमोनिया का निर्माण ये भी ऊष्माक्षेपी है। तो ये तीन बेसिक जो मेजर एग्जांपल है वो आपको दे दिया। ठीक है, अब आते बेटा, ये हम ऊष्माक्षेपी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या? श्वसन। श्वसन करना, सांस जो ब्रीथिंग आप करते हो ना, वो जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं अपनी बॉडी में और उस ऑक्सीजन से हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसे हम श्वसन कहते हैं। तो इसके बारे में हम बायो में डिटेल में पढ़ेंगे। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी, डैश टिक कर देना, और ये बहुत ज्यादा आता है। हालांकि यहां रीजन भी लिखा हुआ है, श्वसन की प्रक्रिया में भोजन के पाचन क्रिया से उत्पन्न ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं इतना याद करने की जरूरत क्या है? आप एक सिंपल बात याद रखो ना, ये एक शब्द ये याद कर लो और एक शब्द ये याद कर लो ऊष्माक्षेपी, और इक्वल टू में लिख लो श्वसन। कि श्वसन आएगा तो ऊष्माक्षेपी टिक करूंगा, ऊष्माक्षेपी आएगा तो श्वसन टिक करूंगा, क्योंकि श्वसन करना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब श्वसन का रिएक्शन भी एक बार आ चुका है कि श्वसन का, जब श्वसन ब्रीथिंग रेस्पिरेशन करते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है? तो ग्लूकोज ये वाला
प्लस 6O2, ये बनता है CO2, 6CO2 और 6H2O प्लस ऊर्जा। तो ये बेटा रेस्पिरेशन का ये एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, तो ये याद रखना। इसके अलावा एक चीज और आ चुका है, जो सब्जियां और फल होती है, जब उनका विघटन होता है, सब्जियों और फल का जो विघटन होता है, कंपोस्ट होता है, वो कौन सी अभिक्रिया है? बैक टिक कर देना, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो श्वसन करना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और साग सब्जी फल इन सबको कंपोस्ट होना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। याद रखोगे, ये सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। इसमें श्वसन और सब्जियों का विघटन मेन है। नेक्स्ट आता है बेटा फेरस सल्फेट। ये पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे फेरस सल्फेट में, वो हम बात करेंगे कलर की, क्योंकि कलर आता है फेरस सल्फेट का जो कलर है ना, वो बहुत ज्यादा आता है। इसका कौन सा कलर है, फिर कौन से कलर में परिवर्तित हो जाता है, ये सब पूछता है। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को जब शुष्क प्रकृति में गर्म करते हैं, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन होता है। याद रखोगे, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं बेटा, याद क्या बोला मैंने, फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो क्या क्या याद करना है? एक तो फेरस सल्फेट, एक गर्म करते हैं ये चीज, तो कलर कौन सा होता है? हरे रंग का, ग्रीन कलर का, हल्का ग्रीन, लाइट ग्रीन बोलते हैं, हरे रंग का कलर बनता है। और इसमें गंध भी आती है। आपसे पूछेगा कौन सी गंध होती है, तो सल्फर की गंध आती है। किसकी है? सल्फर की गंध आती है। तो इस पूरे लाइन में क्या क्या याद करोगे? फेरस सल्फेट गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट डैश गर्म करते हैं, डैश हरे रंग में परिवर्तन होता है, और डैश सल्फर की गंध आती है। सब कुछ याद करने की आवश्यकता क्या है? जो जो मेन चीज है केवल हमें उस पर फोकस करना है। ऐसे फेरस सल्फेट का रिएक्शन, कि फेरस सल्फेट और फेरक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये आपको जब फेरस सल्फेट, यहां बेटा डैश आएगी, यहां डैश आएगी, यहां एरो आएगा बेटा, एरो बना लेना, आप एरो बना लेना बेटा, शायद एरो मिट गया है गलती से। तो जब फेरस सल्फेट को बेटा हीट करते हैं, जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, तो बच्चों तीन चीज बनती है। पहला फेरस ऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीन चीज आपको लिखनी है। कब? जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है। और कलर कौन सा बताया था? अभी बताया था, ग्रीन कलर। गंध किसकी आती है? सल्फर की गंध आती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां भी एरो आएगा बेटा, यहां भी एरो नहीं है और यहां भी एरो नहीं है, तीनों जगह एरो। यहां भी एरो बना लेना, यहां भी एरो बना लेना और यहां भी एरो बना लेना। ठीक है बेटा, तीन जगह एरो बना लेना। नेक्स्ट, अभी आप थोड़ी देर पहले आप पढ़ के आ चुके हो कैल्शियम कार्बोनेट। याद करो, मैंने कुछ बताया था इसके बारे में, कि दीवारों पर जो चमक आती है वो किसके कारण आती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है। हम पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा क्यों बता रहा हूं? ताकि आपके एक तरह से रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता है ये सब चीजें। यही आप प्रीवियस ईयर का पेपर तो उठाओ। आपको मेरी बात पर अगर भरोसा नहीं हो तो जिस भी स्टेट में आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, आप उस प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, आपको तुरंत फेथ हो जाएगा कि जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कैल्शियम कार्बोनेट जो दीवारों पर चमक आती है वो उसके कारण आती है। तो जब उसको हम हीट करते हैं तो दो चीज बनती है, एक CO बुझा हुआ चूना और एक कार्बन डाइऑक्साइड, और इन दोनों को मिला दोगे वापस तो वापस ये आ जाएगा चूना पत्थर, वापस कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। जो क्लियर हो गया? इसको ब्रेक डाउन करने पे ये दोनों चीज बनती है, और इन दोनों को मिलाने पर चूना पत्थर बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है? ऊष्मीय वियोजन। तो हम ये पढ़ चुके हैं, हालांकि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है हम जानते हैं। ऊष्मीय वियोजन के बारे में हम डिटेल जान चुके हैं कि ऊष्मा के कारण वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब है ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन। अगर ऊष्मा के कारण, देखो हीट, यहां पे गर्म किया था ना हमने, हीट किया था, तो जब हमने हीट किया तो ये अलग अलग हिस्सों में टूट गया। तो जब ऊष्मा के कारण टूटता है कोई रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन हीट के कारण होता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ये पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसकी जगह यही याद कर लो, चूना पत्थर वाला, क्योंकि आता भी है और ये चूना पत्थर जो है ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल भी हो गया। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जो हीट के कारण हो, यहां एरो बनेगा और एरो के ऊपर हीट आएगा, तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जो हीट के कारण होता है बेटा, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम चूना या बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड के दो नाम है बेटा, या तो इसको चूना बोलते हैं या बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, ये चीज भी एग्जाम में पूछी जाती है कि कैल्शियम ऑक्साइड का वैज्ञानिक नाम, वो साधारण नाम क्या है? तो बिना बुझा हुआ चूना। आते हैं लेड नाइट्रेट, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये। लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, लेड नाइट्रोड ऑक्साइड का ऑक्सीजन में वियोजन होता है। जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं, फिर से बोलूंगा, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो तीन चीज बनती है, लेड ऑक्साइड,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये 3 चीज बनती है। और भूरे रंग का धुआं, जो भूरे रंग का धुआं बनता है वो कौन होता है? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तो क्या क्या सीखा आपने इस पॉइंट से? एक तो लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो 3 चीज बनती है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका कलर होता है, क्या कलर होता है? तो ब्राउन कलर होता है। भूरे रंग का धुआं बनता है, एक क्लाउड बनता है, ब्राउन कलर का रंग निकल का धुआं निकलता है। ठीक है, तो ये लेड नाइट्रेट के बारे में था, जो पूछा गया है अब तक एग्जाम में, वो सब कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया। फिर जल में विद्युत धारा प्रभावित करेंगे, तो आप ये भी पढ़ चुके हैं। 2 चीज बनेगी, कौन कौन सी? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जल के अंदर, जब वाटर के अंदर, जब पानी के अंदर, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो जब वाटर के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो 2 चीज बनेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सिंपल। नेक्स्ट, जलती हुई मोमबत्ती हाइड्रोजन गैस के पास लाने पर हाइड्रोजन पॉप की आवाज के साथ जलती है। अब इस पूरे लाइन में एक चीज याद रखो, क्या? पॉप साउंड। ये पॉप साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। बस इतनी बात याद करो, पूरा मत याद करो। पॉप साउंड, पॉप की जो पॉप जो आवाज आती है, पॉप साउंड जो होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो ड्यू टू हाइड्रोजन। बस हाइड्रोजन आए तो पॉप साउंड टिक कर देना, पॉप साउंड आए तो हाइड्रोजन टिक कर देना, इतनी बात याद रखो। ठीक है, अब आते हैं सिल्वर क्लोराइड के ऊपर। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग के सिल्वर में बदल जाता है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यह है सिल्वर क्लोराइड। ध्यान सुना, ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड, जो व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। आप इसे धूप में रख दो, सूर्य के प्रकाश में रख दो, धूप में रख दो, तो ये 2 चीज बन जाएगी, सिल्वर और क्लोराइड। और आपको पता है इसका, इस सिल्वर का कलर कैसा हो जाएगा? इसका कलर धूसर रंग का हो जाएगा। तो एक एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि सिल्वर क्लोराइड का रंग बताओ, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद, बैक सफेद पे टिक कर देना, श्वेत रंग पे टिक कर देना। दूसरा, रिएक्शन होने के बाद सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, यहां सूर्य का प्रकाश आएगा, जब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो सिल्वर और क्लोरीन बनता है। तो सिल्वर का रंग क्या बताओ? तो धूसर, धूसर पे टिक कर देना। ऐसे होता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं ना, तो वो भी धूसर रंग का हो जाता है। तो ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड के रिएक्शन सेम है, और ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड का भी रिएक्शन सेम है, कि सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, और इनका कलर, दोनों का ही कलर क्या हो जाएगा? धूसर रंग का हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर जी ये दोनों रिएक्शन क्यों बता रहे हो आप? कभी आपने बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाई है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जब आपने कभी खिंचवाई हो, 9th क्लास में जब आप होंगे, स्कूल में आप डिमांड की होगी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। ब्लैक एंड व्हाइट जब फोटो खिंचवाते हैं बेटा, तो इन दोनों रिएक्शन का इस्तेमाल होता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है। सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में सिल्वर धातु बनने के कारण धूसर हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। किसका इस्तेमाल होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में? सिल्वर क्लोराइड का, यह सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर ब्रोमाइड का। और इनका कलर कैसा होता है? धूसर रंग का हो जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होती है। तो इन 3 चीजों को दोबारा बता देता हूं। क्या? सिल्वर क्लोराइड सफेद रंग का, सूर्य का प्रकाश सिल्वर धूसर रंग का, सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो फिर सिल्वर अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा धूसर रंग, और इन दोनों का इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा शरीर में भोजन का पाचन। जब हम फूड खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होती है, तो डाइजेशन कौन से भी क्रिया है? आपसे पूछेगा डाइजेशन कौन से भी क्रिया है? वियोजन पे टिक कर देना। डाइजेशन ऑफ फूड वियोजन अभिक्रिया है, याद रखना। बहुत ज्यादा पेपर में आता है, बहुत ज्यादा आ चुका है पेपर में कि भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड कौन सा रिएक्शन है? दैट वियोजन अभिक्रिया पे टिक कर देना, कहीं भी इधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भोजन का पाचन वियोजन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, वियोजन 3 प्रकार से होता है। वियोजन का मतलब क्या बताया था? किसी अभिक्रिया का टूटना। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना, किसी अभिकारक का टूटना। तो वियोजन 3 कारणों से होती है, या तो ऊष्मा के कारण, या फिर प्रकाश के कारण, या विद्युत धारा के कारण। ऊष्मा वाला एग्जांपल याद रखो, मैंने आपको बताया था ऊष्मा वाला एग्जांपल, शायद आपको याद हो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट याद करो, सफेदी वाला व्हाइट वॉशिंग वाला एग्जांपल दिया था। सूर्य के प्रकाश में ब्लैक एंड व्हाइट वाला एग्जांपल दिया था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी याद करो, और विद्युत का भी एग्जांपल दिया था, आप भूल गए होंगे। खोगे सर जी आपने कब एग्जांपल दिया? अरे भाई भूल गए क्या? जब पानी को ब्रेक डाउन किया था, वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा इलेक्ट्रिसिटी द्वारा।
तो ऊष्मा वाला एग्जांपल भी दिया, सफेदी व्हाइट वॉशिंग वाला, प्रकाश वाला भी एग्जांपल दिया, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाला, और विद्युत वाला एग्जांपल दिया, जो पानी को ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होता है। क्लियर हो गया? तो वियोजन 3 प्रकार से होती है, ऊष्मा के कारण, प्रकाश के कारण और विद्युत के कारण। आगे बता, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में किसी अणु में परमाणु एक दूसरे को समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे देखो कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच रिएक्शन हुआ, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। देखो जिंक ने क्या करा, कॉपर की जगह ले ली, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है किसी को विस्थापित करना, किसी को उसकी जगह से हटाना। तो कौन हटाएगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देगा। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, किसको? लोहे की कील सबने देखी है, उसको हमने किसमें डाला? कॉपर सल्फेट में। किसमें डाला? कॉपर सल्फेट में डाल दिया। तो कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो क्या हो जाएगा? हरा रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे 2 चीज तो हमें क्लियर हुई। पहला, एक चीज तो क्लियर हो गई कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। एक तो याद रखो, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला। ठीक है, अगर उसमें कील डाल दोगे, तो वो नीला रंग चेंज हो जाएगा किसमें? हरा रंग में। 2 चीज क्लियर हो गई। और तीसरा, लोहे के कील का भी रंग बदल जाएगा। कौन सा? भूरा रंग। तो इस वाले पॉइंट में 3 क्वेश्चन कवर हो गए आपके, आप ध्यान दो। इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट कवर हो गए। बच्चे क्या करते हैं? एमसीक्यू याद कर लेते हैं। एमसीक्यू कितना भी याद कर लोगे, एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे अगर आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ोगे। तो पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करो, एक बार में एग्जाम क्वालिफाई होगे। 3 बातें बताई मैंने, इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या? कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? नीले पे टिक कर दो। कॉपर सल्फेट में जब कील डालेंगे उसका रंग कैसा हो जाएगा? हरे पे टिक कर दो। और लोहे के कील का रंग कैसा हो जाएगा? भूरा, भूरे पे टिक कर दो। 3 हो गए। ऐसा ही जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, जिंक को किसमें डाला? सल्फ्यूरिक एसिड में। तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है और हाइड्रोजन गैस तथा जिंक सल्फेट उत्पन्न करता है। कौन सी गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस। बस हाइड्रोजन गैस याद रखो कि जब जिंक को किसमें डाला? सल्फ्यूरिक एसिड में। जिंक को हमने डाला सल्फ्यूरिक एसिड में, तो कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस। मेन ये चीज है। अब आप बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है बेटा जब आयन का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयन का आदान प्रदान। इसे बोलते हैं आयन का आदान प्रदान। यही याद कर लेना। द्विविस्थापन अभिक्रिया के आगे लिख लेना, यहां एरो बना के लिख लेना कॉपी में। क्या? आयन का आदान प्रदान। तो जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया है, आयनों का आदान प्रदान पर टिक कर देना। ठीक है, आगे जब सोडियम सल्फेट विलयन को बोरियम क्लोराइड विलयन में डालते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? सफेद अवक्षेप, जिसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो क्या क्या डालने पर? एक तो बेरियम, ये देखो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट। इसकी जगह आप रिएक्शन याद कर लो। सोडियम सल्फेट में हमने क्या मिलाया? बोरियम का क्लोराइड। सोडियम सल्फेट में जब बेरियम क्लोराइड डाल दिया तो 2 चीज बनेगी। क्या? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। और ये एक एग्जांपल है अवक्षेपण अभिक्रिया का। तो आप इतना सारा ना याद करके केवल ये रिएक्शन याद कर लेना। द्विविस्थापन अभिक्रिया अभी बताई थी। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है जब आयन का आदान प्रदान होता है। आयन का आदान प्रदान होता है, या हम यही बोल सकते हैं 2 नए यौगिक बनते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें दो यौगिक क्रिया करके 2 नए पदार्थ बनाते हैं। कितने पदार्थ बनाते हैं? 2 नए पदार्थ। या मेरी बात मानकर आप ये इतनी सारी बात मत याद करो, केवल एक चीज याद कर लो। द्विविस्थापन अभिक्रिया डैश करके लिख दो, आयन का आदान प्रदान, खत्म हो गया। इससे ज्यादा कभी पूछा नहीं आज तक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, या नेक्स्ट पॉइंट पर रिएक्शन याद कर लेना। क्या रिएक्शन याद कर लोगे? केवल ये याद कर लेना बेटा कि बेरियम क्लोराइड जब कॉपर सल्फेट के साथ मिलता है तो बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड बनता है। केवल ये रिएक्शन याद कर लेना। ये एग्जांपल द्विविस्थापन अभिक्रिया का है, ये वाला रिएक्शन याद कर लेना। अब हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट। फिर से लेड नाइट्रेट आ गया। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। अगर आपको ये याद नहीं करना तो ये याद कर लो बच्चों। जब लेड नाइट्रेट, देखो ये है लेड, पीबी लेड होता है और ये नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट किसके साथ मिला? पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है? आई मतलब आयोडाइड। तो जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलता है तो यहां एरो आएगा, यहां एरो आएगा। तो एक तो बनता है लेड आयोडाइड, यहां बेटा एरो लगा देना है, एरो बना देना। एक तो बनता है लेड आयोडाइड
और एक बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलता है तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। और ये जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है बच्चों, ये पीले रंग का होता है, ये पीले रंग का आयोडाइड बनता है। लेड नाइट्रेट जो होता है, ये लेड नाइट्रेट जो होता है बेटा, वो पीले रंग का अवक्षेप बनाता है, येलो कलर का अवक्षेप बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला याद करने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप पढ़ चुके हो, ये छोड़ देना आप। जी हाँ, ये आ गया जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी गैस ऐसी है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है? बहुत ज्यादा आता है। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया करता है? याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे ज्यादा मत याद करो, मत याद करो, रिएक्शन में खुद कह रहा हूं, केवल इतना आता है। कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है? चूने के पानी को दूधिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड, केवल इतना याद करना है। क्लियर? चूने के पानी को दूधिया कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट, अभिक्रिया में जो उत्पन्न अविलेय पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं? किसी भी अभिक्रिया में अगर कोई अविलेय पदार्थ उत्पन्न होता है तो उसे अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अवक्षेप। दोबारा सुन लो, किसी भी अभिक्रिया में जब किसी अविलेय पदार्थ का उत्पादन होता है तो उसे अवक्षेप के नाम से जानते हैं। और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और NaCl, ये जो NaCl है और ये जो बेरियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट अवक्षेप है। ये अवक्षेप का एक एग्जांपल है, तो रिएक्शन याद करने की आवश्यकता नहीं, आप केवल ये याद करना कि किसी भी रिएक्शन में कोई अविलेय पदार्थ अगर उत्पन्न होगा तो उसे अवक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं। क्या बोला, सुना आपने? अगर ऑक्सीजन बढ़ता है तो वो उपचयन होता है, और अगर ऑक्सीजन घटता है तो, अगर ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। दोबारा बोल देता है, एक बार दोबारा सुन लो। ऑक्सीजन बढ़े तो उपचयन, और अगर ऑक्सीजन का कम हो तो वो अपचयन। एक और पॉइंट है जो मैंने इसमें नहीं लिखा, आप लिख लेना। ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन घटता है। जब ऑक्सीजन बढ़े, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन कम हो जाए तो उपचयन अभिक्रिया। और जब ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन कम हो जाए और हाइड्रोजन बढ़ जाए, ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन कम हो जाए और हाइड्रोजन बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं बेटा अपचयन अभिक्रिया। क्लियर हो गया? और दोनों अभिक्रिया को मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। दोनों को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोनों को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, कि अपचयन उपचयन दोनों को मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब किसी धातु की सतह पर वायु, जल या किसी और पदार्थ के एक धुंधली परत चढ़ जाती है तो उस चमकीली परत को हम अवक्षेपण या संक्षारण कहते हैं। बेटा आपने देखा होगा, लोहे की जो चीज होती है उसको आप खुले में छोड़ दो, कुछ देर बाद उसका रंग भूरा हो जाता है, तो वो संक्षारण का एक एग्जाम्पल है, जिसे हम जंग लगना भी कहते हैं। ऐसे चांदी की परत छोड़ दो, आप काला हो जाएगा, तो वो भी एक संक्षारण है। तो जब कोई धातु, क्या करोगे? धातु की सतह पर वायु, जल और किसी पदार्थ से एक धुंधली सी परत चढ़ जाती है, बस इतना याद कर लेना। धातु की सतह पर वायु, जल या किसी पदार्थ से एक धुंधली सी परत चढ़ जाती है, इसको हम संक्षारण कहते हैं। सोना जो ऐसा होता है जो बिल्कुल संक्षारित नहीं होता। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका संचारण कभी होता ही नहीं? सोना। प्योर गोल्ड का संचारण नहीं होता। हालांकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? सोना और चांदी, इन दोनों का संचारण नहीं होता। लेकिन जो वैज्ञानिकों ने लेटेस्ट जो न्यूज है उसके हिसाब से देखा जाए तो चांदी भी थोड़ा सा संचारित हो जाता है, बट गोल्ड जो है बच्चों वो कभी संचारित नहीं होता। ठीक है, आगे जंग के बारे में आप सब जानते हो, लोहे पे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है तो उसे जंग कहते हैं। तो इसमें ये नहीं इंपॉर्टेंट जंग क्या होता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जंग जब लगता है तो उसका नाम क्या है। तो जंग को हम आयरन ऑक्साइड, क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड तथा आयरन हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मिलकर जंग बनता है। 2018 का पेपर उठा के देख लेना, आया हुआ है कि जंग किसका मिश्रण होता है। जंग दो चीजों का मिश्रण होता है। जंग तो हर कोई जानता है, जंग मत याद करना, ये याद करना कि जंग किसका मिश्रण है। जंग आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। क्या हम जंग से बच सकते हैं? हाँ, जंग से बचाया जा सकता है। क्या? पेंट करके, हम सब जानते हैं, इनेमल द्वारा, पेंट द्वारा, प्लास्टिक की परत चढ़ाकर, ग्रीस और तेल लगाकर
और यशद लेपन द्वारा। इसमें सबसे ज्यादा क्या है? यशद लेपन। यशद लेपन में क्या होता है बेटा? लोहे पर जिंक की परत चढ़ती है। लोहे की ये जरूर याद कर लेना। यशद लेपन का मतलब क्या होता है? लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत। बस फालतू मत याद करना ये सब कुछ भी, केवल तो याद कर लेना। यशद लेपन का मतलब होता है लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत, उसे यशद लेपन कहते हैं। विकृत गंधता क्या होती है? बच्चों आपने देखा होगा अगर आप समोसे लाए हो और ऐसे 1-2 दिन बाद छोड़ दोगे तो उसमें स्मेल आ जाती है। ऐसे खाना भी देखते हो, भोजन को अगर आप खुले में छोड़ दो 1-2 दिन, उसमें भी स्मेल आ जाती है। टेस्ट और स्मेल दोनों खराब हो जाते हैं। उसको साइंस की भाषा में विकृत गंधता कहते हैं। तो वसा युक्त यानी तेल से बना हुआ, तेल से या फैट से, घी से बना हुआ कोई भी पदार्थ अगर उसे लंबे समय तक रखेंगे तो उसका उपचयित हो जाएगा, उसे हम विकृत गंधता कहते हैं। तो सर इसमें नई बात क्या है? यही चीज मैं आपको एग्जाम में पूछ लूंगा लेकिन आप जवाब नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि विकृत गंधता का मतलब समझो। विकृत गंधता का मेन रिलेशन है उपचयित से। उपचयित आए तो विकृत गंधता टिक करना, विकृत गंधता आए तो उपचयित टिक कर देना। साइंस की भाषा समझो, उपचयित। उपचयित, वो जो आपने कहानी पढ़ी ना, समोसा खराब हो जाएगा, खाना भोजन खराब हो जाएगा, क्यों खराब होगा? उपचयित के कारण, जिसे हम विकृत गंधता कहते हैं। तो वसायुक्त और तेलयुक्त सामग्री को उपचयन से रोकने के लिए, इससे रोकने के लिए क्या करते हैं? उसमें ऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट, इंग्लिश में बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है। आजकल तो फ्रिज भी है, फ्रिज भी जो होता है विकृत गंधता को बचा सकता है। इसके अलावा पैकिंग होती है, चीजों की पैकिंग, टाइट पैकिंग की जाती है, कंटेनर में पैक किया जाता है ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो। ऐसे ही आप चिप्स का एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल में आ चुका है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस होता है? तो नाइट्रोजन गैस, आप टिक कर देना। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर, जिसमें चैप्टर 5 केमिस्ट्री का 5वां दिन था बेटा। तो आई होप आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। इसे आप फेयर कॉपी बना लेना, उसमें पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज लिख लेना। आप देखना लिखने के बाद 99% चीज आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो याद होगा तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, आप डायरेक्ट टिक कर देंगे। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष एग्जाम के लिए बेटा अच्छे से तैयारी करना ताकि आपकी रैंक बहुत अच्छे से आए। थैंक यू बेटा।